तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट ए और सेकंड ए, तो फर्स्ट ए और सेकंड ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। अगर फर्स्ट ए की बात करोगे तो ओनली +1 और सेकंड ए की बात करोगे तो ओनली +2। फर्स्ट ए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सेकंड ए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ए और सेकंड ए शो नहीं करेंगे। इसके बाद अगर बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में भी जनरली इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण डाउन द ग्रुप जब जाओगे तब जरूर ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी आती है, अदरवाइज वहां भी इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आती। लेकिन अगर जब हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। यानी यहां मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर जो एलिमेंट हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेंगे। यहां पर वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही लिख लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्वेश्चन ये है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर NS और N-1D इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। NS और N-1D इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत कम होता है। इसीलिए N-1D के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लें, और अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर उनका अलग अलग होगा। ये बात समझ में आई? देखो जनरली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पे, 2 के लॉस होने पे +2 आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वो तो NS होगा। NS इलेक्ट्रॉन 4s2 4s1, क्रोमियम कॉपर के केस में 4s1, बाकी के केस में 4s2 3d की अगर हम बात करें। इसके अलावा जो 3d में इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4s और 3d इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा वो बहुत ही कम होगा। यानी 4s की एनर्जी और 3d की एनर्जी में गैप बहुत कम है, यानी इन दोनों की एनर्जी लगभग सेम है। इसीलिए s इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो d सबशेल में 3d सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी लॉस हो जाते हैं इजिली, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। s में से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर S में से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद 3d का नंबर आया। अब 3d का भी एनर्जी बिल्कुल 4s के बराबर ही है, तो थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए, 3d से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो अब इस बात को यहां लिख लो, देयर इज वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन NS इलेक्ट्रॉन एंड N-1D इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, और एनर्जी का गैप कम होने की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? अब देखो यहां पर जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो 4s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो अगर लॉस हो रहे हैं और 3d वाले इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कम आएगा। बात समझ में आई? यानी जो NS इलेक्ट्रॉन है, NS इलेक्ट्रॉन वो अगर लॉस हो रहे हैं तब जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो मिनिमम आएगा। लेकिन साथ ही साथ NS के साथ, NS इलेक्ट्रॉन के साथ अगर अनपेयर्ड N-1D इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद हम 3D सीरीज में देखेंगे। 3D सीरीज की बात करें तो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, अपने पास ये 3D में एलिमेंट हैं। सबसे पहले तुम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर स्कैंडियम की तुम बात करो तो 4s2 3d1,
टाइटेनियम 4s2 3d2, वेनेडियम 4s2 3d3, क्रोमियम 4s1 3d5, मैंगनीज 4s2 3d5, आयरन में 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 और जिंक में 4s2 3d10। ठीक है ना। अब देखो जरा इसको लिखो जरा, ये तो 4s2 हो गया और ये हो गया 3d1, ये हो गया 3d1। टाइटेनियम के लिए देखो जरा, ये हो गया 4s2 और ये हो जाएगा 3d2। यहां देखो जरा, यहाँ होगा 3d3, यहाँ होगा 4s1 3d5, यहाँ होगा 4s2 3d5। आयरन में देखो 4s2 3d6, कोबाल्ट में 4s2 3d7, निकिल में 4s2 3d8, 6 7 8, कॉपर में देखो 4s1 3d10 हो जाएगा, और अगर जिंक की बात करें तो 4s2 3d10। यहां हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब इसके बाद देखो यहां हम निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो अगर 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन d से भी चला जाएगा, अगर 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी हो सकता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इन सब के लिए, तो यहां देखो स्कैंडियम में +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। अब यहाँ कई एक्सेप्शन आएंगे, उनकी बात अभी हम आगे करेंगे। इसके बाद जब टाइटेनियम की बात करें तो देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन d से। अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, फिर एक अगर d से करते तो +3, और d से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो +4। यानी यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है। इसके बाद वेनेडियम की अगर हम बात करें तो ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, फिर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यानी यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो +2, +3, +4 और +5 भी हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद जरा क्रोमियम की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, लेकिन +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ लिखेंगे भी नहीं। अभी हम आगे बताएंगे किसका और एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ 4s1 अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 हो सकता है, लेकिन कोई भी +1 का कंपाउंड अभी तक नहीं मिला। अच्छा, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करे यहाँ से, तो +2 हो सकता है, तो यहाँ +2 हो सकता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे तो +3 भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे +4, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे तो +5, और एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे तो +6। देखो ये अगर पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दे 3d से और 4s से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक पहुंच सकता है। इसके बाद बात करें मैंगनीज की, तो देखो यहाँ 4s है ये, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर सकता है, तो अगर इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। कितनी होगी? हमने अभी पिछली स्लाइड में देखो लिखा था कि जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो हो सकती है ns इलेक्ट्रॉन। किसी भी 3d की हम बात करें तो इसमें जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो हो सकती है ns इलेक्ट्रॉन। 4s में जितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो मैग्नीज में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकती है, तो इसमें देखो +2 भी हो सकती है। इसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो +3 भी, और इसके बाद ये अगर लूज हो जाए तो +4, एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए +5, एक और हो जाए तो +6, और एक और हो जाए तो +7। देखो यहां पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 तक पहुंच गई। और पूरे 3d की बात करें तो 3d में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कोई शो करता है तो वो मैंगनीज शो करता है। कौन शो करता है? मैंगनीज। इसके बाद देखो आयरन की तरफ चले
तो आयरन में अगर ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो +2 होगी। फिर अगर अब देखना यहां ध्यान से, यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमने तुम्हें बताया था जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो होगी ns इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड, ये याद रखना। n-1d इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला है। तो अगर तुम आयरन को देखोगे तो यहां पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन है, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करोगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐड, क्योंकि वो तो पहले से ही पेयर्ड है, बॉन्डिंग कहां से करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां +2 हो सकता है, साथ ही साथ +3, साथ ही साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए +4, +5 और +6, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +6। इसके बाद अगर कोबाल्ट की बात करें तो देखो यहां 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा ही करेगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2। अब इसके अलावा यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी हम देखेंगे कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। इसमें अगर आयरन की बात करें तो +5 एग्जिस्ट नहीं करता, बात समझ में आ रही है। स्कैंडियम की बात करोगे +2 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अभी हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। देखो यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, अगर तुम इस हिसाब से आंसर अपना निकालोगे तो कई सारी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, लेकिन नेचर में हर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ये पता कैसे चलेगा, कंपाउंड देखकर, कंपाउंड देखकर पता चलेगा। आयरन का कोई भी कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, इसका मतलब इसका +5 एग्जिस्ट नहीं करता। स्कैंडियम का कोई भी कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, इसका मतलब इसका +2 एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं क्या क्या हो सकती है। इसके अलावा अगर निकिल की तुम बात करोगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज होंगे ही होंगे, तो यहाँ +2 तो होगा ही होगा। इसके अलावा देखो +3 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद तुम देखो कॉपर में, तो कॉपर में जरा ध्यान से देखो, कॉपर में +1 भी हो सकता है। 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन, ये लूज हो गया। इसके बाद आया 3d, और 3d देखो ये कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होगा। कंप्लीटली फिल्ड है इसका मतलब स्टेबल होगा, और अगर स्टेबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना बड़ा मुश्किल है, तो यहां +2 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हम इसे भी देखेंगे कि ये +2 में भी एग्जिस्ट करता है, अभी हम देखेंगे इसे थोड़ी देर में। इसके बाद जब जिंक की बात करें तो देखो यहां से तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जब 3d10 आ जाएगा, 3d10 ये तो भाई स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, कॉपर से तो निकलेगा लेकिन जिंक से नहीं। अभी हम अपनी पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, आगे हम देखेंगे आखिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे। बात समझ में आ रही है। तो जिंक में देखना, जिंक में सिर्फ +2 ही एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से सुनो, देखो यहां स्कैंडियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, स्कैंडियम में सिर्फ +3 ही शो करेगा। स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो है +3। इसके बाद आयरन की बात करें तो यहां +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होती, और इसके बाद अगर तुम कोबाल्ट की बात करो तो यहां भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अब जनरली सुनना, जनरली होता क्या है, स्कैंडियम की तो हमने बात कर ली +3 होगा, आयरन की अगर हम बात करें तो यहाँ +2 और +3 ये ज्यादा कॉमन है। आयरन में +2 और +3 ज्यादा कॉमन है, यानी ज्यादातर जो तुम्हें कंपाउंड मिलेंगे वो +2 में और +3 में ही मिलेंगे। हालांकि आयरन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होती है, आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और ये हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने तुम्हें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये था FeH2O5 NOSO4। तो यहां जब तुमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था तो देखो ये X माना +0। अब देखो ये नाइट्रोसोनियम है +1 शो करेगा, और सल्फेट का -2 होगा =0। तो यहां जो X आया वो आया +1। तो आयरन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ये बात भी याद रखना। पॉसिबिलिटी जो हमने चेक करी थी उसमें +2, +3, +4, +5, +6 आया, +5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपाउंड मिलेंगे +2 और +3 में मिलेंगे, लेकिन जब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो यहां पर आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कोबाल्ट जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर +1 भी शो करेगा, +2 भी शो करेगा, और जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 ही शो करता है। अब अगर तुम इसको देखो पूरा ट्रेड चेक करो
तो तुम कहो जो फर्स्ट मेंबर है किसी भी सीरीज का, अच्छा सेम कंडीशन 4D में आएगी, 5D में भी आएगी। तो अगर तुम ट्रेंड चेक करो तो तुम 3D में तुम चेक करो तो तुम कहोगे ये फर्स्ट और लास्ट मेंबर दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। पहला मेंबर स्कैंडियम देखो यहां सिर्फ +3 है और लास्ट मेंबर यहां जिंक है और जिंक का सिर्फ +2 है। जिंक का सिर्फ कितना है? +2। तो अगर हम बात करें तो हम कहें कि फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर of 3D series do not show variable oxidation state। do not show variable oxidation state। पहली बात तुम देखो, अगर चेक करो यहां देखो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है मिड तक, मैंगनीज तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसके बाद घट रही है। तो तुम कह सकते हो अलोंग द 3D सीरीज ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। पहले तो इंक्रीज करेगी और उसके बाद डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। अब अगर पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक, तो देखो इसके दो एग्जांपल हैं, OS RU ऑस्मियम और रुदीनियम, सही है ना। ये शो करते हैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरे डी ब्लॉक की अगर बात करें तो दो एग्जांपल है, ऑस्मियम और रुदीनियम, सही है ना। बोलो OS एंड RU। OS O4 ये कंपाउंड मिलता है, तो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ऑस्मियम की तो वो आएगा +8। और अगर 3D में पूछे, 3D में इन 3D मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो 3D सीरीज से ही आएंगे। तो अगर यहां पूछे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा तो कहना मैग्नीज। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज और वो कितनी होगी? +7। एक तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करेगा? मैग्नीज +7। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? तो देखो वो भी मैग्नीज है, +2 +3 +4 +5 +6 और +7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन शो कर रहा है? मैग्नीज। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन शो कर रहा है? मैग्नीज। यहां तुम लिखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन शो कर रहा है? मैग्नीज। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन शो कर रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन शो कर रहा है? अब इसके बाद अगर तुम देखो एनसीईआरटी में जो चार्ट बना है ऑक्सीडेशन स्टेट का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। एनसीईआरटी में तुम चेक करोगे तो देखो स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, टाइटेनियम +2 भी करेगा, +3 भी करेगा और +4 भी करेगा, वेनेडियम +2 भी शो करेगा, +3 +4 और +5। क्रोमियम की बात करें तो ये +2 +3 +4 +5 और +6। मैग्नीज में देखो +2 +3 +4 +5 +6 और +7 और इसके बाद घटने लगेगा। आयरन की बात करें +2 +3 +4 +5 ये शो नहीं करेगा, ये सिर्फ शो करेगा +6। इसके बाद कोबाल्ट की बात करें तो ये शो करेगा +2 +3 और सिर्फ +4। निकिल की बात करें तो ये +2 +3 +4 और यहाँ देखो +1 और +2 और जिंक जो है वो सिर्फ क्या शो करेगा? +2। ये एनसीईआरटी का चार्ट है, इसको भी एक बार आप देख लें। अब देखो कुछ एलिमेंट जो है डी ब्लॉक के वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो ये बात हम मेटल कार्बोनिल में पढ़ चुके हैं। मेटल कार्बोनिल की अगर हम बात करें तो यहां पर जो मेटल जो होगा इन मेटल कार्बोनिल जो मेटल होगा, मेटल शोज
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल देखो जरा, हमने NiCO4 की बात की थी, तो बताओ यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर तुम बात करो FeCO5 तो यहाँ आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसके बाद क्रोमियम की बात करें CrCO6 तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। और लास्टली अगर हम बात करें Mn2CO10 तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो जाएगा। तो कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल के केस में जो मेटल हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल हैं, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब आगे समझो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो टाइटेनियम +3 और टाइटेनियम +4, वेनेडियम +4 और वेनेडियम +5, Mn+6 और Mn+7। यहां अगर हम चेक करें तो देखो टाइटेनियम +3 में है और टाइटेनियम +4 में है। टाइटेनियम की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 3d2। तो यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 3d1। और टाइटेनियम +4 के लिए बात करें तो यहां भी देखो 4s2 3d2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो यहां 4s में भी 0 इलेक्ट्रॉन और 3d में भी 0 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। और अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब आयन स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब Ti+4 में ज्यादा स्टेबल होगा देन Ti+3। इन द सेम वे अगर हम बात करें वेनेडियम +4 और वेनेडियम +5 की, तो यहां भी बिल्कुल सेम कंडीशन होगी। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। तो अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ये होगी 4s2 3d3। तो अगर यहां से देखो V4+ की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये बचेगा 3d1। और अगर V+5 की बात करें तो यहां 4s2 3d3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 4s2 से और 3 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेंगे। तो यहां पर भी जो कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी। इसी तरीके से Mn+6 की बात कर लो और Mn+7 की बात कर लो। तो देखो Mn के लिए 4s2 3d5। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से, यहां रह जाएगा d1। और अगर +7 की बात करोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से, 5 इलेक्ट्रॉन 3d से। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी वो रह जाएगी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, तो मैग्नीज जो है वो +7 में ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू +6। वेनेडियम +5 में ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू +4। और टाइटेनियम +4 में ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू +3। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब जो है +4, +5 और +7, इन्होंने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है, इसीलिए स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा। तो देखो वेनेडियम +5 में ज्यादा, मैग्नीज +7 में ज्यादा। इसके बाद अगर हम बात करें Cr2+ और Cr3+, यहां समझना इंपॉर्टेंट है, यहां जरा ध्यान से समझना। देखो क्रोमियम की अगर हम बात करें, क्रोमियम की, तो ये होता है 4s1 3d5, 4s1 3d5। अब अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक S से लूज करेगा, एक D से, तो यहां जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3d4। ध्यान से देखना, यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d4। अब अगर हम Cr3+ की बात करें तो यहां देखो 4s1 3d5, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3d3। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं, वहां हमने तुम्हें बताया था T2G और EG। ये T2G है और ये है EG। अब जरा यहां इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू करो। तो अगर तुम 3d4 के लिए बात करो, 3d4 के लिए T2G और EG, तो देखो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब अगर ये वीक फील्ड है तो ऊपर जाएगा EG में, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यही पेयरिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन 3d3 के लिए देखो जरा, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ क्या T2G हाफ फील्ड है? बताओ T2G हाफ फील्ड है? और अगर T2G हाफ फील्ड है तो स्टेबिलिटी
ज्यादा हो जाएगी। यहाँ T2G हाफ फील्ड नहीं है, देखो यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन है ना इसी में, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह गया तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नीचे आ जाएगा ना, तब भी ये हाफ फील्ड नहीं रहेगा। तो अगर T2G हाफ फील्ड है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो +3 ज्यादा स्टेबल होगा, +3 ज्यादा स्टेबल होगा +2 से, ठीक है ना। अब यही एक बात और समझो, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है, एक बात और ध्यान से समझना। देखो अगर क्रोमियम +2 में है, क्रोमियम +2 में है तो अनस्टेबल होगा, और अगर क्रोमियम +3 में है तो स्टेबल होगा। अभी हमने देखा +3 में T2G फील्ड है, हाफ फील्ड होगा, T2G क्या होगा, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर क्रोमियम +2 में है तो ये जाना चाहेगा +3 में। किस में जाना चाहेगा, +3 में। और +3 में जाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। +2 से अगर +3 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब रिएक्शन में जो दूसरा होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो Cr2+ जहां भी होगा तो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर कहीं भी Cr2+ प्रेजेंट है तो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें Mn+2 की और Mn+3 की, यहां हम चेक करें कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो मैंगनीज, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5। अब अगर ये चेंज हो गया Mn+2 में तो यहां S सब शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये हो जाएगा 3d5। और 3d5 के लिए तुम देखो ये 3d5 है, ठीक है ना। देखो 3d5 हाफ फील्ड हो जाएगा, 3d5 क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। देखो ना हाफ फील्ड है तो स्टेबिलिटी यहां ज्यादा हो जाएगी, हाफ फील्ड है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर तुम बात करो Mn+3 की, तो अगर Mn+3 की बात करोगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बचेगा 3d4। और अगर 3d4 बचेगा तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी, ठीक है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बोलो मुझे बताओ क्या ये हाफ फील्ड है, नहीं। तो अगर हाफ फील्ड नहीं है तो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल ज्यादा कौन हो जाएगा, Mn+2, ये ज्यादा स्टेबल होगा, Mn+2 ज्यादा स्टेबल होगा। अभी देखो पिछली केस में हमने बात की थी तो Cr2+ चेंज हो रहा था किसमें, Cr3+ में। अब यहां तुम देखो अगर Mn3+ है, Mn3+, तो Mn3+ चेंज होना चाहेगा Mn+2 में, चेंज होना चाहेगा Mn+2 में। क्यों, Mn+2 में अगर ये चेंज हो जाएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 हो जाएगी, और 3d5 होगा तो हाफ फील्ड होगा, और अगर हाफ फील्ड है तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां Mn3+ चेंज होना चाहता है Mn2+ में, तो कैसे चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके। बोलो ना, यहां चार्ज +3 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले तो ये इसमें चेंज हो जाएगा Mn+2 में। इलेक्ट्रॉन का गेन करना कहलाता है रिडक्शन। तो अगर इसका रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब Mn+3 एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं why Cr2+ is reducing and Mn3+ is oxidizing when both have D4 configuration। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है, D4। तो अगर D4 दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है तो ये कह रहा है या तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग होते हैं या दोनों रिड्यूसिंग होते हैं। Cr+2 कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग है और Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है। तो मैंने देखो पिछले 2 स्लाइड में यही तुम्हें समझाया। मैंने कहा था कि Mn+3 में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D4 है, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक और इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो बताओ यहां 3d5 हो जाएगी, और अगर 3d5 हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका रिडक्शन होगा, और अगर इसका रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। और देखो यही हमने क्रोमियम की बात की थी, हमने कहा 3d4 में है ये 3d4, और 3d4 कैसा है, अनस्टेबल। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, तो यहां पर देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई थी T2G।
T2G में देखो स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई थी। तो अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। इसका क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या करेगा? रिड्यूस। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें समझाया। अब इसके बाद लास्ट अगर हम देखें Cu+1 और Cu+2, देखो हमने कॉपर में देखा था कि कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 4s1 3d10। तो अगर यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो यहां बनेगा कॉपर+1, और अगर कॉपर+1 होगा तो S से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो बचेगी 3d10, और 3d10 अपने आप में स्टेबल है। अब अगर तुम कॉपर+2 बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें लेना पड़ेगा 3d10 से, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d9। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि कॉपर+1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कॉपर+2 से, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखोगे तो कॉपर+2 ज्यादा स्टेबल होगा कॉपर+1। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन समझो। देखो कॉपर+ को अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, और डिस्प्रोपोर्शनेट होके चेंज हो जाएगा कॉपर में और कॉपर+2 में। किसमें चेंज होगा? कॉपर में और कॉपर+2 में चेंज हो जाएगा। अब अगर तुम यहां पर 2 कॉपर+ लोगे, 2 कॉपर+, तो देखो एक तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, यहां रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो रहा है +1 से 0 में, और यहां देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बात हम कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की। बात क्या कर रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन की। तो जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो यहां पर बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी जो कि कंपनसेट कर देगी कॉपर+1 के आयनाइजेशन एनर्जी 2 को भी। इस बात को समझना जरा ध्यान से। हम तुमसे कह रहे हैं कि 3d10 स्टेबल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालकर +2 में चेंज करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 ये बहुत ज्यादा देना पड़ेगी, बहुत ज्यादा देना पड़ेगी। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगी तो इसका Cu2+ बनना मुश्किल होगा। लेकिन जब तुम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो इस एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, और इतनी ज्यादा रिलीज होगी कि आराम से ये एनर्जी यूज हो जाएगी Ie2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज हो जाएगी? तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है। तो Cu2+ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू Cu+। बात समझ में आ रही है? तो इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आया था कि पूछा था Cu2+ क्यों ज्यादा स्टेबल होगा Cu+1 से। तो कहना भाई एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, और वो हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट करेगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 को। यानी जो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 2 चाहिए थी उसको कंपनसेट किसने कर दिया? हाइड्रेशन एनर्जी ने। देखना इन एक्वस सॉल्यूशन हाई हाइड्रेशन एनर्जी is released which is sufficient to compensate for ionization energy सेकेंड। और ये सेकेंड किसके लिए? सेकेंड की क्या बात चल रही है यहाँ? Cu+ से Cu+2 में चेंज करने के लिए। देखो जब Cu से Cu+ में चेंज हुआ होगा तो यहाँ Ie1 होगा और यहाँ Ie2, और ये Ie2 ज्यादा चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा निकलेगी कि इस Ie2 को भी उसने कंपनसेट कर दिया। पहला पॉइंट है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो समझना जरा, अगर यहां हम ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखें तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा VO4 3-। तो अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगी, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर आ जाएगा ये। और इसके बाद अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
तब क्या होगा, तब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तब ये इंक्रीज करेगी। तो यहां देखो हम 3 एग्जांपल लें, MnO4 माइनस, टेक्नीशियम का एग्जांपल ले लें, और रुडियम का RuO4 माइनस। तो देखो यहाँ जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +7, यहाँ भी +7, यहाँ भी +7, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा पड़ेगी, सबसे ज़्यादा होगी RuO4 माइनस की। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किस केस में हो जाएगा, Mn4 माइनस का, फिर हो जाएगा TCO4 टेक्नीशियम O4 माइनस का, और इसके बाद फाइनली होगा RuO4 माइनस का। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, यहाँ भी ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर।